CH361 थप्पड़। थोड़ी देर में डॉक्टर कमरे से बाहर आया और तभी दिव्यांश उनके पास जाकर बोला, अंडरस्को, कैसी है मेरी बीबी? डॉक्टर ने कहा, अंडरस्को, शायद लिफ्ट बंद होने के बाद वहां शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारा धुआं उनकी बॉडी के अंदर चला गया, इसलिए वो बेहोश हो गई, लेकिन अब वो ठीक है, होश में है, आप चाहे तो मिल सकते हैं। ये सुनते ही दिव्यांश ने एक राहत की सांस ली। दिव्यांश कमरे के अंदर चला गया और पीछे पीछे पूरी रघुवंशी फैमिली और राजावत फैमिली भी चली गई और उसका भाई शौर्य भी। दृष्टि बेड पर बैठी हुई थी। दिव्यांश जाकर दृष्टि के सामने बैठ गया। दिव्यांश ने दृष्टि के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, अंडरस्को, तुम ठीक हो? दृष्टि ने गुस्से में दिव्यांश को देखा और तभी पीछे से वरदान बोला, अंडरस्को, दृष्टि बच्चा ठीक हो? दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य ने बोला, अंडरस्को, कैसे फंस गई थी लिफ्ट में? दृष्टि बोली, अंडरस्को, मुझे नहीं पता था वो लिफ्ट खराब है। राजवीर जीजू को मैंने कहा था कि मैं शिवाय के साथ मेंशन आ जाऊंगी, फिर मैं वापस गई और मैंने वो लिफ्ट यूज कर ली, लेकिन मैं जैसे ही लिफ्ट के अंदर गई, मुझे समझ आ गया कि लिफ्ट खराब है। मैं वापस जाने को हुई, लेकिन तब तक लिफ्ट बंद हो गई थी और उसके बाद एक शॉर्ट सर्किट हुआ, मुझे खांसी आने लगी और फिर मैं पता नहीं कब बेहोश हो गई। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, दृष्टि जान निकल गई थी हमारी और सबसे ज्यादा तो दिव्यांश की, पर अब तुम ठीक हो तो जानकर अच्छा लग रहा है। शिवाय दृष्टि को ही देख रहा था, पर भाप भी रहा था कि दृष्टि को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अपना गुस्सा दिव्यांश पर निकाल नहीं रही। शिवाय बोला, अंडरस्को, अच्छा हम सब चलते हैं और तुम दोनों आराम से आ जाना, मैं सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके जाऊंगा, ठीक है? दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय को हंसी आ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि अब दिव्यांश पिटेगा। सब कमरे से चले गए। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही दिव्यांश के गाल पर दृष्टि ने थप्पड़ मार दिया था, पर बहुत ज्यादा तेज नहीं था। दृष्टि ने अपने हाथ के हिसाब से ही मारा था। दिव्यांश का चेहरा एक साइड हो गया, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने अपना चेहरा दृष्टि की तरफ किया और बोला, अंडरस्को, अब बताओगी किस बात का गुस्सा है? दृष्टि कुछ नहीं बोली, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। दिव्यांश ने अपना एक हाथ दृष्टि के गाल पर रखा। दृष्टि ने फिर से दिव्यांश का हाथ झटक कर दिव्यांश के सीने पर एक पंच बनाकर मारा और गुस्से में बोली, अंडरस्को, मुझे बचाने के लिए इतनी देर से क्यों आए? दिव्यांश ने दृष्टि के दोनों हाथों को पकड़कर अस्पताल के बेड से लगा दिया और खुद उसके ऊपर झुकता हुआ बोला, अंडरस्को, बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ किस बात से इतना नाराज हो? कब से एक ही बात पूछे जा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे वजह बताने के लिए तैयार ही नहीं हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि तुम इतना नाराज हो गई? ये जो तुमने अभी मुझे थप्पड़ मारा है ना, ये साफ बता रहा है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। तुम जानती हो जब तुम मिल नहीं रही थी तो मेरी सांस कैसे चल रही थी? नहीं जानती, मर रहा था मैं। मुझे लगा मैंने एक बार फिर से अपनी शिकंजी को खो दिया। खुद पर गुस्सा आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और अब जब तुम मुझे मिल गई तब भी नाराजगी दिखा रही हो। बताओ क्या हुआ? क्यों हो मुझसे नाराज? दृष्टि कुछ नहीं बोली, बस आंखों में पानी लिए दूसरी तरफ देखती रही। दिव्यांश ने दृष्टि के हाथ छोड़े और दृष्टि का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोला, अंडरस्को, इस शिकंजी बताओ ना, क्या हुआ? क्यों इतना नाराज हो? क्या कर दिया मैंने? मुझे सच में याद नहीं कि मैंने तुम्हें हर्ट किया हो, पर इतना समझ रहा हूँ कि मैंने कुछ तो किया, जिस वजह से तुम इतना नाराज हो गई। दृष्टि नम आंखों से बोली, अंडरस्को, हटिए मेरे ऊपर से। दिव्यांश थोड़ा सा और दृष्टि के ऊपर झुकता हुआ बोला, अंडरस्को, हटूंगा नहीं बल्कि यही शुरू हो जाऊंगा। अब जल्दी बताओ क्यों नाराज थी? ये सुनकर दृष्टि की आंखों में पानी और ज्यादा आ गया। दृष्टि सुबक कर बोली, अंडरस्को, अब आप यही शुरू हो जाएंगे?
आपको याद भी है आप आखिरी बार मेरे पास कब आए थे? ये सुनते ही दिव्यांश दृष्टि के ऊपर से उठ गया और हैरानी से दृष्टि को देखने लगा। दृष्टि भी उठकर बैठ गई। उसने अपने आंसू पोंछकर कहा, अंडस को पता चल गया कि क्यों नाराज हो। दृष्टि बेड से उतरकर अपनी सैंडल ढूंढने लगी, लेकिन वहां दृष्टि की सैंडल नहीं थी। दृष्टि नंगे पैर ही कमरे से बाहर चली गई। दिव्यांश दृष्टि को जाते हुए देख रहा था। दिव्यांश को महसूस हो रहा था कि दृष्टि इसलिए नाराज है क्योंकि पिछले 2 महीने से उन दोनों के बीच फिजिकल कुछ नहीं हुआ। दिव्यांश के पास टाइम नहीं था और दृष्टि उसने कभी शर्म के मारे कहा नहीं। अगले ही पल दिव्यांश जल्दी से कमरे से बाहर गया। दृष्टि अब भी कॉरिडोर में अपने आंसू पोंछते हुए जा रही थी। दिव्यांश तेज कदमों से दृष्टि के पास गया। उसने झटके से दृष्टि को गोद में उठा लिया। दृष्टि ने हैरानी से दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को सॉरी। दृष्टि ने दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया। दिव्यांश ने अपना माथा दृष्टि के माथे से टच करके कहा, अंडरस्को इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? तुम मेरे पास आ जाती, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है? दृष्टि कुछ नहीं बोली, लेकिन अभी भी दिव्यांश से गुस्सा थी। दिव्यांश दृष्टि को लेकर अस्पताल से बाहर आने लगा। तब तक रघुवंशी फैमिली गाड़ी में बैठ रही थी। सबने दृष्टि को दिव्यांश की गोद में देखा तो हर्षवर्धन थोड़ा फिक्र करता हुआ बोला, अंडरस्को क्या हुआ दिव्यांश, दृष्टि ठीक तो है? दिव्यांश बोला, अंडरस्को हाँ चाचू ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी थी इसलिए मैं उठाकर ले आया। शिवाय को बात कुछ और ही लग रही थी, लेकिन मियां बीवी के बीच में शिवाय टांग अड़ाकर क्या करता, इसलिए शिवाय ने भी इग्नोर कर दिया। रघुवंशी मेंशन। दृष्टि नहाकर बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पूरा कमरा रेड रोज से सजा हुआ था। दृष्टि जब गई थी तब कमरा सजा हुआ नहीं था, लेकिन जब वो नहाकर बाहर आई तब पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। दृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तो आई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मुस्कुराहट झटक दी। तभी उसने अपने पेट पर दिव्यांश के हाथों को महसूस किया। दृष्टि गुस्से में बोली, अंडरस्को दिव्यांश हट जाओ, मेरा मूड ठीक नहीं है। दिव्यांश बोला, अंडरस्को इतनी सारी डेकोरेशन तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ही तो की है और सब कुछ अकेले ही किया है, किसी को बताकर करता तो मुझे मजाक बनाकर मार डालते। दृष्टि को दिव्यांश का एफर्ट अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वो इतना जल्दी मनाना नहीं चाहती थी। दृष्टि बोली, अंडरस्को हटो, मुझे चाची के पास से देव को लेकर आना है। दिव्यांश अपना चेहरा दृष्टि के गर्दन में छुपाते हुए बोला, अंडरस्को देव सो गया, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। चाची ने कहा है वो देव को अपने पास सुला लेगी। सॉरी दृष्टि, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो और मैं काम में तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। दृष्टि कुछ नहीं बोली। दिव्यांश ने दृष्टि को अपनी तरफ घुमाया तो दृष्टि की आंखें फिर से नम हो गई। दिव्यांश दृष्टि की आंखों पर बारी बारी से चूमते हुए बोला, अंडरस्को माफ कर दो शिकंजी, सच में मेरे अंदर बुद्धि नहीं है। जब तुम पास नहीं थी तो हर वक्त तुम्हारे लिए तड़पता था, तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। किचन में कभी पैर नहीं रखा था, कभी भी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए पकौड़े बनाने सीख लिए। घर की सफाई करनी तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन तुम्हारे लिए वो भी की। सिंगिंग करना मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन उस दिन अमेरिका में तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे सिंगिंग कर रहा था। तुम्हें पाने के लिए मैंने इतना कुछ किया और जब तुम फाइनली मेरे पास आ गई तो मैंने तुम्हारी कदर करना छोड़ दिया। शिकंजी माफ कर दो प्लीज, लेकिन तुम्हारी भी तो गलती है, तुम भी तो मेरे पास आ सकती थी, तुम्हारा तो हक भी बनता है। दृष्टि ने गुस्से में दिव्यांश के सीने पर पंच मारकर गुस्से में कहा, अंडरस्को शर्म नहीं आती बेशर्म वाली बातें करते हुए। दिव्यांश हैरान होकर बोला, अंडरस्को इसमें शर्म करने वाली क्या बात है, बीवी हो मेरी। दृष्टि गुस्से में बोली, अंडरस्को मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे सोना है। दृष्टि जैसे ही मुड़कर जाने लगी, दिव्यांश ने दृष्टि की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसे गले लगाकर कहा, अंडरस्को
इतनी मेहनत मैंने तुम्हें सुलाने के लिए थोड़ी की है, वैसे भी लिफ्ट में बहुत सो चुकी थी, अब तो तुम्हें मेरे साथ रात भर जागना है। कहते हुए दिव्यांश दृष्टि के नजदीक जाने लगा। दृष्टि तो कब से दिव्यांश की प्रेजेंस को महसूस करना चाहती थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आगोश में खोते चले गए। 3 दिन बाद रघुवंशी हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शौर्य बारात जो लेकर आने वाला था। सारे फंक्शन राजावत हाउस में हुए थे, लेकिन हर्षवर्धन सांझ का कन्यादान करना चाहता था, इसीलिए उसने बारात रघुवंशी मेंशन ही बुलाई थी। शादी की तैयारी जोरों शोरों से हुई थी। हर्षवर्धन ने शहर के सारे अमीर लोगों को इनवाइट किया था। शौर्य बारात लेकर रघुवंशी मेंशन पहुंच चुका था। सब बहुत खुश थे, सबकी खुशियां लौट आई थी। वीरा विराज की शादी भी कुछ दिनों बाद होने वाली थी। थोड़ी देर बाद शौर्य मंडप में बैठा हुआ था और आर्य दृष्टि दोनों सांझ को लेकर आई और सांझ शौर्य के साथ मंडप में बैठ गई। मंत्रों के उच्चारण होने लगे। दोनों ही अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके थे। दोनों ही पंडित जी के अनुसार हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। धीरे धीरे दोनों की शादी हो गई। अब सांझ के विदाई होने वाली थी। सांझ की आंखें बहुत ज्यादा नम थी। अपना परिवार न होने के बाद भी रघुवंशी फैमिली ने सांझ को बेटी की तरह ही रखा, खासकर दिव्यांश और दृष्टि ने। दिव्यांश ने तो सांझ को कभी पराया समझा ही नहीं। हमेशा से सांझ उसके लिए छोटी बहन की तरह ही थी। दिव्यांश ने हर बार सांझ का साथ दिया, क्योंकि वो रिया की बहन थी और इसीलिए भी दिव्यांश सांझ की परवाह करता था। दिव्यांश, शिवाय, विराज तीनों ने मिलकर सांझ को गाड़ी में बैठाया। तीनों ने भाई होने का फर्ज निभा दिया था। सांझ शौर्य के बराबर में बैठी थी, उसका रोना रुक नहीं रहा था और तभी दिव्यांश ने हल्का सा झुककर शौर्य से कहा, अंडस्को, शौर्य तुम्हें समझाने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन कभी सांझ पर गुस्सा आए तो इतना समझ लेना कि सांझ तुझे बहुत प्यार करती है और तेरे अलावा उसका कोई भी नहीं है। ये सुनते ही शिवाय ने भी झुककर कहा, अंडस्को, शौर्य दिव्यांश बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसका तेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन अगर गलती से तूने सांझ पर गुस्सा किया तो पहले तो सांझ खुद ही तुझसे निपट लेगी और अगर वो तुझसे नहीं निपट पाई तो मैं हूं ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनते ही सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो रोते रोते हंसने लगी। शौर्य बोला, अंडस्को, वाह, इतनी प्यारी धर्मपत्नी है। पति के पीटने की बात हो रही है और पत्नी को हंसी आ रही है। सांझ ने अपना चेहरा घुमाकर शौर्य को देखा और बोली, अंडस्को, सही तो कहा शिवाय भैया ने, मैं खुद ही निपट लूंगी, फिर भी कोई कमी रह गई तो शिवाय भैया देख लेंगे। शौर्य ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया, अब चले या थोड़ा और रोना है और मुझे तो समझ नहीं आता, जब तुम जानती थी कि तुम्हें ऐसे विदा होकर मेरे साथ ही जाना है, तो रो क्यों रही हो? तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि फाइनली तुम्हारा कॉलेज का वन साइड लव कंप्लीट हो गया। सांझ कुछ नहीं बोली, चुपचाप सिर झुकाया मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर में सांझ की गाड़ी वहां से चली गई। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को, बस एक आखिरी जिम्मेदारी थी, वो भी निभा दी, बस अब वो दोनों खुश रहें। और तभी दिव्यांश ने हर्षवर्धन को जवाब देते हुए कहा, अंडस्को, चाचू वो दोनों खुश ही रहेंगे, आप जानते हो शौर्य को वो कितना अच्छा है, शुरू से लेकर अब तक उसके फैन फॉलोइंग भी कम नहीं है। हर्षवर्धन ने फिर दोनों भतीजे को देखकर कहा, अंडस्को, तो चलो बूढ़े होने के लिए तैयार हो, कल सेकंड सीजन आएगा। शिवाय बोला, अंडस्को, चाचू मैं बुढ़ा नहीं होने वाला। दिव्यांश बोला, अंडस्को, हाँ चाचू सेकंड सीजन आएगा तो क्या हम बुढ़े हो जाएंगे? हम बुढ़े नहीं होने वाले, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन हाँ आप दादाजी जरूर बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वरदान वंशिका ने पूरे रीति रिवाज के साथ सांझ का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद सांझ एक फूलों से सजे हुए कमरे में दुल्हन की तरह बैठी हुई थी। ब्लू आइज हिप्नोटाइज। तभी शौर्य लोअर शर्ट में उस कमरे में आया। सांझ को अब शौर्य से घबराहट हो रही थी। एक वक्त था जब सांझ शौर्य का सिर फोड़ने के लिए उम्मादा रहती थी, लेकिन आज बात कुछ अलग थी। वो जानती थी
कि आज उसका शौर्य हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। शौर्य थोड़ा सा सांझ के करीब आया तो सांझ खुद में ही सिमट गई। शौर्य बोला, अंडस्को, क्या बात है, आज मेरी चाशनी को बहुत घबराहट हो रही है। सांझ कुछ नहीं बोली, बोलती भी क्या। शौर्य खुद को सांझ की जगह रख कर देखता तो पता चलता कितनी घबराहट होती है, बट एक्चुअल में घबराहट तो शौर्य को भी हो रही थी, लेकिन वो सांझ को दिखा नहीं रहा था। वो जानता था अगर सांझ को पता चल गया कि शौर्य भी घबरा रहा है, फिर तो वो उसका मजाक बनाकर मार देगी। तभी शौर्य सांझ के पास बैठकर सांझ के घूंघट को ऊपर करने ही वाला था, तभी बाहर से एक लड़की की आवाज आई, अंडस्को, शौर्य डार्लिंग, शौर्य डार्लिंग। किसी लड़की की आवाज सुनकर शौर्य की आंखें हैरानी से फैल गई। ऊपर से वो शौर्य डार्लिंग कह रही थी। अब तो शौर्य ने अपना सलाइवा गटक लिया। सांझ ने अपना घूंघट झटके से ऊपर किया और गुस्से में बोली, अंडस्को, कौन है बाहर? शौर्य सांझ से डरता हुआ बोला, अंडस्को, मुझे नहीं पता कौन है, देखकर आता हूँ। सांझ गुस्से में अपने भारी भरकम लहंगे को लेकर बेड से उतरी और बोली, अंडस्को, तुम क्या देखकर आओगे? मैं देखकर आती हूँ, और अगर ये स्वीटी हुई ना तो आज स्वीटी और नमक को घोलकर सच में पी जाऊंगी। इतना कहकर सांझ कमरे से बाहर गई। उसने देखा तो सच में हॉल में स्वीटी खड़ी थी। स्वीटी को देखकर पहले तो सांझ ने गुस्से में शौर्य को देखा। शौर्य मुंह बनाता हुआ बोला, अंडस्को, भगवान कसम मुझे नहीं पता कहाँ से आ गई। शौर्य ने फिर हॉल में जाते हुए कहा, अंडस्को, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पूरे पैसे मैंने दे दिए थे। स्वीटी स्टाइल में बोली, अंडस्को, वो तुम्हारा रुमाल मेरे पास रह गया था, वही लौटाने आई हूँ। ये सुनते ही शौर्य ने अपने माथे पर हाथ मार कर कहा, अंडस्को, एक 20 रुपीस के रुमाल के लिए तुम वापस आई हो? तुम जानती भी हो मैंने सांझ से शादी कर ली और अब तुम जानबूझकर मेरे और सांझ के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने आई हो। स्वीटी ने रुमाल सोफे पर रखा और एटीट्यूड के साथ बोली, अंडस्को, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैं तुम्हारा रुमाल वापस करने आई, ऊपर से तुम मुझे ताने दे रहे हो। इतना कहकर स्वीटी मटक कर वहां से चली गई। सांझ ने गुस्से में शौर्य को देखा और अपनी चूड़ी ऊपर करती हुई बोली, अंडस्को, मिस्टर राजपूत, आज तो आप गए। सांझ से डर के शौर्य कमरे में चला गया और सांझ गुस्से में पीछे पीछे चली गई। अगली सुबह शौर्य नहाकर बाहर आई। सांझ अभी शौर्य की शर्ट पहनकर सो रही थी। शौर्य सांझ के पास गया। उसने अपने गीले बाल सांझ के चेहरे पर झटकते हुए कहा, अंडस्को, उठ जाओ, बीवी ससुराल में इतनी देर नहीं सोते। सांझ ने अलसाई सी आंख खोलकर शौर्य को देखा और बोली, अंडस्को, तुमने कल रात सोने ही नहीं दिया, तो अब मुझे नींद आ रही है, सोने दो। शौर्य बोला, अंडस्को, उठ जाओ चाशनी, वरना तुम्हारी सास को बुरा लग जाएगा। सांझ बोली, अंडस्को, मेरी सास को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, ना वो मुझे कुछ कहेंगी। अब जाओ यहाँ से, वैसे भी कल रात तुमने मुझे बहुत परेशान किया। शौर्य सांझ के ऊपर झुकता हुआ बोला, अंडस्को, चाशनी, आई लव यू, आई रियली लव यू। पता नहीं तुमसे इतना प्यार कब हुआ, पर हो गया। शायद उस दिन से ही जब तुमने मुझे पहली बार पेन दिया था। फिर तुम्हारा ईयरपॉड देना, छोटे छोटे गिफ्ट भेजना, लेटर भेजना, मुझे धीरे धीरे तुमसे प्यार करने पर मजबूर करता चला गया। मैं अपने आप ही अंदर सोचकर बैठ गया कि एक न एक दिन तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगी, और देखो वो काम हुआ जो शायद ही किसी के नसीब में हो, मुझे तुम मिल गई। सांझ जब तक उठ चुकी थी, सांझ ने करवट पलटकर शौर्य को देखा। शौर्य ने अपने होंठ सांझ के माथे पर रख दिए। अगले ही पल शौर्य ने सांझ को गोद में उठाया और बाथरूम की तरफ ले जाता हुआ बोला, अंडस्को, चलो अब नहा लो। तुम नहीं जानती बुआ बहुत सारे ट्रेडिशंस फॉलो करती है, जो तुमसे भी करवाएगी, तो एक अच्छी बहू की तरह तैयार होकर नीचे आ जाओ। हर तरफ खुशियां थी। फिलहाल तो रघुवंशी फैमिली, राजावत फैमिली और शौर्य राजपूत सब खुश थे। कुछ दिनों बाद सांझ पर प्रेग्नेंट हो गई। 7 महीने बाद आज हीर की डिलीवरी थी।
पूरी रघुवंशी फैमिली कॉरिडोर में खड़ी हुई थी। आर्या को 7th मंथ कंप्लीट हो गया था। 1-2 महीने बाद उसकी भी डिलीवरी थी। रघुवंशी फैमिली कॉरिडोर में ऐसे खड़ी थी जैसे भंडारा हो रहा हो। हर्षवर्धन कई बार अपने भतीजे को वहां से जाने के लिए कह चुका था। इतने सारे जने हॉस्पिटल में खड़े थे। हर्षवर्धन को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मजाल कोई भी हिला हो। यहाँ तक कि शिवाय तो आर्या को भी लेकर आ गया था और पीहू वो भी राजवीर की गोद में इधर उधर टहल रही थी। वीरा, दृष्टि और रूही घर पर थे। आना तो वो तीनों भी चाहते थे, लेकिन हर्षवर्धन ने उन्हें आने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद कॉरिडोर में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी और जैसे ही कोई बच्चा रोया, रघुवंशी फैमिली खुशी से चिल्लाने लगी और तभी एक नर्स उन सबको देखकर बोली, अंडरस्को, प्लीज शांत हो जाइए। हर्षवर्धन ने अपने भतीजे को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, कुछ तो शर्म करो। एक तो मुंह उठाकर सारे यहाँ आ गए, ऊपर से कॉरिडोर में चिल्ला भी रहे हो। यहाँ पेशेंट है, डिस्टर्ब हो जाएंगे। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि रघुवंशी फैमिली कितनी पागल फैमिली है। तभी डॉक्टर एक बेबी बॉय को लेकर बाहर आई और उसने वो हर्षवर्धन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, कंग्रेचुलेशन मिस्टर हर्षवर्धन रघुवंशी, आपका बेटा हुआ है। हर्षवर्धन ने अपने बेटे को गोद में लिया। हर्षवर्धन ने अपने बेटे की आंखों में देखा। हर्षवर्धन के बेटे की आंखें ब्लू कलर की थी। घर में सबसे अलग, घर में किसी की भी आंखें ब्लू कलर की नहीं थी। तभी विराज बोला, अंडरस्को, इसकी आंखें किस पर चली गई? हमारे घर में तो किसी की ब्लू आंखें नहीं है, लेकिन है बहुत सुंदर यार, ये कहीं से भी इंडियन नहीं लग रहा। और तभी हर्षवर्धन को अपनी मां नीलिमा की आंखें याद आई। नीलिमा की आंखें ब्लू कलर की थी। वो इस वक्त बहुत इमोशनल हो गया और तभी शौर्य और वरदान भी जल्दी जल्दी चलकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर से आ रहे थे। वरदान ने हर्षवर्धन की गोद में बेबी को देखा तो खुश होकर बोला, अंडरस्को, कंग्रेचुलेशंस रघुवंशी साहब। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वैसे तो उसने पीहू को भी ऐसे ही गोद में लिया था। वो एहसास भी एक अलग था और ये एहसास भी बहुत अलग था। पीहू तो आईवीएफ से आई थी, लेकिन हर्षवर्धन का बेटा हीर और हर्षवर्धन की प्यार की निशानी था। तभी सारे भाई एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लगे। हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, अंडरस्को, राजावत साहब, एक तो इन लोगों ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। मेरा मन करता है कि इसी दीवार में सिर फोड़कर मर जाऊं। एक बच्चा पैदा हुआ है और देखो कैसे लाइन लगा रखी है इन्होंने। 10 बार तो इन्हें डॉक्टर चुप करवा कर जा चुके हैं, लेकिन मजाल जो ये चुप हुए हो, अब खुसुर फुसुर कर रहे हैं। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, सोच रहे हैं कि अपने भाई का हम क्या नाम रखें। हर्षवर्धन ने डॉक्टर को देखकर कहा, अंडरस्को, हीर कैसी है? डॉक्टर ने पलके झुकाकर कहा, अंडरस्को, वो ठीक है, आप चाहे तो मिल सकते हैं। हर्षवर्धन बेबी बॉय को लेकर कमरे में दाखिल हुआ। हीर बेड से टेक लगाकर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी, लेकिन अपने साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसके थकावट कहीं छूमंतर हो गई। हर्षवर्धन ने बेबी को लाकर हीर की गोद में दे दिया और बोला, अंडरस्को, तुम्हारा बेटा है, बताओ क्या नाम रखें। हीर को समझ नहीं आया कि वो क्या नाम रखें। उसने वरदान की तरफ देखा और धीरे से बोली, अंडरस्को, पापा आप ही रख दो ना, मुझे क्या पता क्या नाम रखूं। मैंने तो नहीं सोचा। तभी फिर से रघुवंशी ब्रदर खसुर फुसुर करने लगे। उन्होंने तो दुनिया भर के नाम गिनवा दिए जो वो उस बच्चे का रखना चाहते थे। हर्षवर्धन ने फिर से गुस्से में देखकर कहा, अंडरस्को, शांति का दान दोगे कि नहीं? कुछ तो शर्म करो, एक एक बच्चे के बाप बनने वाले हो, लेकिन अस्पताल में भी कंजर खाना खोल दिया। वरदान बोला, अंडरस्को, हीर बेटा, बच्चे पर सबसे ज्यादा हक मां का होता है, क्योंकि वो एक भयंकर दर्द से लड़कर एक बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, पोसती है, उसका ध्यान रखती है, रातों को जागकर उसे बड़ा करती है। तो जो तुम्हारा मन करे तुम इसका नाम रख सकती हो। वरदान की बात सुनकर हीर ने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, राजावत साहब सही कह रहे हैं,
जो नाम तुम रखोगी सब वही नाम मानेंगे और अगर नहीं मानेंगे तो चांटा खाकर मानेंगे। ये सुनते ही सारे भाई अपने चाचू को देखने लगे। तभी हीर अपने बेटे को देखकर बोली, क्रिश, मैं अपने बेटे का नाम क्रिश रखूंगी। क्रिश सुनते ही सबने मुस्कुराकर हीर को देखा और एक एक बार सब तारीफ करते हुए बोले, क्या बात है चाची, आपने तो बहुत अच्छा नाम रखा, हम अपने बेटे का नाम क्रिश ही रखेंगे। हीर ने अपने बेटे का नाम क्रिश रखा था, वैसे भी वो बाल गोपाल की सेवा करती थी और उसने अपने बाल गोपाल के नाम से ही अपने बेटे का नाम रख लिया और सब उस नाम से खुश भी थे। दूसरी तरफ एक सरकारी अस्पताल के लेबर रूम में एक औरत को दर्द हो रहा था, उसे भी बच्चे होने वाला था। थोड़ी देर में उसने भी एक बेटे को जन्म दिया। एक नर्स उस औरत के पास आकर बोली, क्या नाम है तुम्हारा? वो औरत थकी हुई आवाज में बोली, वंदना। नर्स ने उसके गोद में उसके बेटे को रखते हुए कहा, ये लो वंदना तुम्हारा बेटा हुआ है, लेकिन तुम्हारे घर से कोई नहीं है, तो तुम इसे अकेले कैसे संभालोगी? वंदना ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, संभाल लूंगी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इतना कहकर वंदना ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से आंसू बह गए। कुछ दिनों बाद वंदना अपने बेटे को लेकर अस्पताल से घर आ गई। वंदना के पास कोई नहीं था जो उसकी इस हालत में मदद करता, लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वंदना अपने बेटे के साथ एक टूटे फूटे से घर में थी। वंदना की हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को दूध पिलाती, नहलाती, धुलाती। तभी एक बुढ़िया उसके टूटे फूटे घर के अंदर आई और वंदना को देखकर बोली, वंदना बेटा खुद काम क्यों कर रही हो? मैंने कहा था ना मुझे बता देती। अरे मैं तो गांव गई थी, वहां से लौटी तो पता चला तुमने बच्चे को जन्म दिया है और बस सीधा यहाँ आ गई। इतना कहकर उस बुढ़िया ने वंदना के बेटे को अपने गोद में ले लिया और वंदना को बेड पर लेटा दिया। वंदना बोली, क्या बताती माँ जी, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, इस छोटी सी जिंदगी में मैंने क्या कुछ नहीं देख लिया। अपना दुखड़ा किसी को रो भी नहीं सकती। वो बढ़िया बोली, ऐसा नहीं कहते वंदना, देख अपने बेटे को, देख कितना प्यारा है। अपने बेटे को देखकर जिंदगी गुजार, सब ठीक हो जाएगा। जब ये बड़ा होगा ना तो तू सारे दुख दर्द भूल जाएगी। वंदना बोली, पता नहीं माँ जी, मेरे दर्द कम क्यों नहीं होते। मैंने तो प्यार किया था, लेकिन देखो प्यार के बदले में दर्द मिला। पहले सोचती थी अनाथ हूँ, काश कोई होता मेरे साथ। अब सोचती हूँ अच्छा है अनाथ हूँ, कम से कम मेरे परिवार की इज्जत सड़क पर तो ना आती। सोचती हूँ माँ जी, जब ये बड़ा होगा और अपने पापा के बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी, कैसे बताऊंगी इसे। बुढ़िया ने उस छोटे से बच्चे को वंदना के पास लेटाया और खुद उसके किचन में चली गई और वहां से वंदना के लिए कुछ बनाकर लेकर आई और फिर वंदना को अपने हाथों से खिलाती हुई बोली, वंदना ऐसा नहीं कहते, प्यार हमेशा पवित्र होता है। उस कलमुहे ने तुझे प्यार नहीं किया तो क्या हुआ, तूने तो उसे दिल से अपना बनाया था ना। और देख तेरे प्यार की निशानी तेरे पास है। भगवान सबको की सजा देता है, उसे भी देगा, और जब भगवान उसे सजा देगा ना तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तू देखना एक दिन तुझे वो मान सम्मान मिलेगा जिसकी तू हकदार है। ये तेरा बेटा है ना, तुझे वो सब कुछ देगा जो उस घटिया आदमी ने नहीं दिया। मेरी बात मान, खुद को कमजोर मत बना। कहते हैं माँ तो सबसे बड़ी योद्धा होती है, तो इस बेटे को पालेगी और उसे बहुत बड़ा आदमी बनाएगी, पालेगी ना वंदना। वंदना ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें झरना बन गई। उसने उस बूढ़ी औरत को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। बुढ़िया ने वंदना को समझाते हुए कहा, खुद को अकेला मत समझ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं और तुम मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। वंदना ने हाँ में गर्दन हिला दी, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर बुढ़िया ने वंदना को अपने हाथों से खाना खिलाया। डन।
दो हीरो का जन्म हो चुका है, देव पहले से ही है। बाकी कल मिलते हैं 25 साल बाद। अभिमान का अभिमान। 7 साल बाद रघुवंशी मेंशन। रघुवंशी मेंशन में आज चहल पहल थी, क्योंकि अभिमान का बर्थडे था। हर्षवर्धन स्टडी रूम में बैठा हुआ काम कर रहा था और तभी हीर हर्षवर्धन के पास आकर बोली, अंडस्को, पीहू के डैडी काम ही करते रहोगे। अरे आज अभिमान का बर्थडे है, कम से कम आज तो काम मत कीजिए। चलिए हम सब मंदिर जा रहे हैं, आप भी चलिए, सारे बच्चों को भगवान का आशीर्वाद दिलवा कर लाएंगे और कुछ दान पुण्य भी कराएंगे। हर्षवर्धन अपना लैपटॉप बंद करता हुआ बोला, अंडस्को, जो हुक्म पीहू की मम्मी। ओ जी तुम जैसा कहोगी तुम्हारे एजी वैसा ही कर लेंगे। हीर ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, मैं कोई आप पर हुक्म नहीं चल रही, बस आपसे ये कह रही हूँ कि चलिए सब बच्चों को मंदिर में भगवान के दर्शन करवा कर ले आते हैं। आप जानते हैं ना अभिमान को, उसके अंदर कितना गुस्सा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि शिवाय और आर्या उसे संभालते कैसे हैं। वो तो किसी की बात नहीं सुनता, पता नहीं इतना जिद्दी किस पर हो गया। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं अभिमान गुस्से में कुछ कर ना ले। हर्षवर्धन खड़ा होकर हीर के पास आया और उसने अपना एक हाथ को हीर की कमर पर डालकर खुद से सटाते हुए कहा, अंडस्को, ओ जी कुछ नहीं होगा। अभिमान रघुवंशी फैमिली का खून है और रघुवंशी फैमिली में चाहे कोई कितना भी गुस्सा करता हो, लेकिन किसी का बुरा कभी नहीं करेगा। अभिमान भी चाहे कितना भी गुस्सा करता हो, लेकिन गुस्से में नुकसान नहीं करता। हीर बोली, अंडस्को, वो सब तो ठीक है, लेकिन गुस्सा करता ही क्यों है? मुझे तो समझ ही नहीं आता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता है। 7 साल का हो गया लेकिन खिलौनों से नहीं खेलता। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, उसकी इतनी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। तुम्हें अभिमान के गुस्से की फिक्र है, ये नहीं देखी कि कृष भी कितना गुस्सा करता है। हीर बोली, अंडस्को, कृष को तो मैं 2 रपटे मारकर सुधार दूंगी, लेकिन आप देख रहे हो ना, शिवाय कभी भी उसके गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे तो अभिमान होता है कि उसका अभिमान इतना गुस्सा करता है। आप समझाते क्यों नहीं शिवाय को? बेचारी आर्या पूरा दिन अभिमान के पीछे घूमती रहती है, लेकिन अभिमान अपनी माँ की बात नहीं सुनता। हीर हर्षवर्धन का ये रोज का ही था। अभिमान शिवाय का बेटा जो जरूरत से ज्यादा गुस्सा करता था और शिवाय ने उसके गुस्से को कभी रोकने की कोशिश भी नहीं की और शायद आगे चलकर यही गुस्सा रघुवंशी फैमिली के लिए खतरनाक साबित होता। अगले ही पल पूरी रघुवंशी फैमिली अपने बच्चों के साथ मंदिर में खड़ी हुई थी। सब मंदिर में पूजा करने के बाद दान पुण्य कर रहे थे। हीर ने घर के सारे बच्चों के हाथ से दान करवाया था और सबने हीर की बात मानकर अपने हाथों से दान भी किया था। सब हीर की बात मानते थे, शिवाय अभिमान को छोड़कर। हीर ने अभिमान को बड़े प्यार से कहा, अंडस्को, अभिमान चलो तुम भी ये कपड़े इन्हें दे दो। इतना कहकर हीर ने एक भिखारी की तरफ इशारा किया। अभिमान बोला, अंडस्को, बड़ी माँ हम दान क्यों करते हैं? हीर ने अभिमान को समझाते हुए कहा, अंडस्को, ताकि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। अभिमान थोड़ा सा हंसकर बोला, अंडस्को, बड़ी माँ, भगवान की कृपा मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी है, मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे भगवान से और ज्यादा कृपा लेनी चाहिए। और वैसे भी दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्हें भगवान की कृपा की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को दान करना चाहिए, मुझे नहीं। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। हीर और आर्या दोनों ही अभिमान को देख रही थी। आर्या को गुस्सा आ गया। आर्या अभिमान को बुलाते हुए बोली, अंडस्को, अभिमान अभी के अभी वापस आओ, चाची जो कह रही है वो पूरा करो। अभिमान उस वक्त हर्षवर्धन के पास खड़ा था। अभिमान बोला, अंडस्को, माँ मैं नहीं आऊंगा और ना ही मुझे दान पुण्य करने में इंटरेस्ट है, प्लीज मुझे ये सब करने के लिए मत कहा कीजिए। आर्या कुछ बोलती उससे पहले ही हीर बोली, अंडस्को, रहने दो आर्या, तुम जानती तो हो उसका गुस्सा, यहाँ गुस्सा करेगा चलाएगा तो अच्छा नहीं लगता, रहने दो, जब बड़ा होगा सब समझ आ जाएगा। आर्या बोली, अंडस्को, चाची समझ कब आएगा?
बताओ मिस्टर ऑलराउंडर, कभी इसकी गलतियों पर इसे डांटते नहीं है। मैं कहाँ तक इसके ऊपर चिल्लाऊं? आप भी देखती हैं, पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा बदतमीज ये हो गया है, लेकिन मजाल कभी इसके पापा ने इसे डांटा हो। आप देख लेना चाची, एक न एक दिन इसका गुस्सा हम लोगों के लिए घातक साबित होगा। हीर समझाते हुए बोली, अंडरस्को, कुछ नहीं होगा आर्या, चलो उसके नाम का तुम दान कर दो। आर्या ने हामी गर्दन हिलाए और कपड़े भिखारी के हाथ में रखते हुए मन ही मन बोली, अंडरस्को, है भगवान, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मेरे बच्चे को गुस्से में कुछ गलत मत करने देना। मंदिर के बाहर शिवाय गाड़ी के पास खड़ा हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा था। हर्षवर्धन और हीर ने उसे भी अंदर आने के लिए कहा था, लेकिन तभी उसकी कोई अर्जेंट कॉल आ गई और वो बाहर ही खड़ा रहा। तभी शिवाय के पास एक लड़का आया जिसके हाथ में चाय थी। वो लड़का करीब 7 साल का होगा और उसने अपनी कमर पर 1 साल की लड़की को बांधा हुआ था। वो लड़का शिवाय के पास आकर बोला, अंडरस्को साहब चाय। शिवाय उस लड़के को ही देखने लगा। उसने फोन कट किया और बोला, अंडरस्को, मैंने तो कोई चाय ऑर्डर नहीं की। वो लड़का बोला, अंडरस्को, सॉरी साहब, शायद किसी और ने मंगाई थी, मैं गलती से आपके पास आ गया। इतना कहकर वो लड़का वहां से जाने लगा। वो लड़का जा रहा था और शिवाय उस लड़के को ही देख रहा था और तभी शिवाय ने उस लड़के को आवाज लगाकर कहा, अंडरस्को, ये लड़के इधर आओ। वो लड़का शिवाय की बात सुनकर शिवाय के पास आ गया। शिवाय ने उसकी चाय की छोटी सी टोकरी में से एक चाय का गिलास उठाया और अपनी गाड़ी के ऊपर रखते हुए बोला, अंडरस्को, कितने पैसे हुए? वो लड़का बोला, अंडरस्को साहब 20 रुपए। शिवाय ने अपने पर्स में से 500,500 के 3-4 नोट निकाले और उस लड़के की तरह बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, ये लो, रख लो। वो लड़का बहुत एटीट्यूड के साथ बोला, अंडरस्को, अरे साहब, बड़े हो तो अपने घर के हो, अमीर हो तो भी अपने घर के हो, मेहनत का कमाता हूँ, भिखारी नहीं हूँ जिसे नोट दिखा रहे हो। 20 रुपए दो और चलते बनो। शिवाय को कहीं ना कहीं उस लड़के का एटीट्यूड अच्छा लग रहा था, लेकिन वो एटीट्यूड नहीं था, उसे तो स्वाभिमान कहते हैं, जो उस लड़के के अंदर था। शिवाय बोला, अंडरस्को, अरे रख लो, ये जो तुम्हारी बहन है इसके काम आएंगे। वो लड़का बोला, अंडरस्को, नहीं साहब, मैं मेरी बहन को आराम से पाल सकता हूँ, मुझे उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। शिवाय समझ गया कि ये लड़का पैसे नहीं लेगा। शिवाय ने अपनी जेब में से 20 रुपए निकालकर उस लड़के की हथेली पर रखते हुए कहा, अंडरस्को, माँ बाप नहीं है तुम्हारे? वो लड़का बोला, अंडरस्को, बाप हमें छोड़कर भाग गया और माँ पागल हो गई, पागल खाने में है, इसीलिए तो मैं अपनी बहन को अपने पास रखता हूँ। शिवाय को कहीं ना कहीं उस लड़के पर और उसकी बहन पर तरस आ रहा था। शिवाय बोला, अंडरस्को, पढ़ते लिखते नहीं हो, सारी जिंदगी चाय बेचनी है? वो लड़का बोला, अंडरस्को, और साहब, ये लेक्चर जाकर उन्हें दो जिनके घर में खाने के लिए खाना हो, मेरे घर में नहीं है। देख रहे हो ना मेरी बहन कितनी छोटी है, मैं मुश्किल से अपनी बहन का पेट पालता हूँ, तो पढ़ाई कैसे करूँगा? आप जैसे बड़े लोग बस लेक्चर देना जानते हैं, कभी भूखे पेट रहे हो तो पता चले कि पढ़ाई बाद में आती है और पेट पहले पालना पड़ता है। इतना कहकर वो लड़का वहां से अपनी बहन को लेकर चला गया। शिवाय के दिल को उस लड़के की बात भा गई। शिवाय उस लड़की को ही देख रहा था। वो लड़का एक चाय की दुकान पर गया, उसने अपनी टोकरी उस चाय की दुकान पर रखी और थोड़ी देर बाद चाय वाले ने उसे दूसरी टोकरी दे दी। उस लड़के ने दूसरी टोकरी उठाई और फिर से इधर उधर चाय बेचने चला गया। शिवाय ने अपना फोन लिया और किसी को कॉल करके कहा, अंडरस्को, यहाँ मंदिर के बाहर एक चाय की स्टॉल है, वहाँ एक लड़का है जो अपनी बहन को कमर पर बांधकर चाय बेच रहा है, कुछ जुगाड़ करके इस लड़के की पढ़ाई का इंतजाम करो और इसकी माँ हॉस्पिटल में है, जो शायद पागल है, इसकी माँ का इलाज भी करवाओ। दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडरस्को, जी सर, हम देख लेंगे। शिवाय बोला, अंडरस्को, देख लेंगे नहीं, जितनी जल्दी हो सके मेरा ऑर्डर फॉलो करो,
कुछ दिनों बाद फिर पूछूंगा, समझे। दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडरस्कोर, जी सर पक्का, मैं आपको ऑर्डर कंप्लीट करूंगा। शिवाय ने फोन कट कर दिया। तभी शिवाय के पास अभिमान भागता हुआ आया। शिवाय ने अपने बेटे को देखा तो अपनी बाहें फैला दी और अगले ही पल अभिमान अपने पापा की गोद में चढ़ गया। शिवाय ने अभिमान के गाल पर किस करके कहा, अंडरस्कोर, हैप्पी बर्थडे, कैसा मेरा चैंपियन। अभिमान बोला, अंडरस्कोर, बिल्कुल ठीक हूँ पापा, पर मुझे ये बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बड़ी माँ आपको मेरी शिकायत करने वाली है, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो क्या आप मुझे डांटोगे। शिवाय ने फिर से अभिमान के गाल पर किस करके कहा, अंडरस्कोर, बिल्कुल नहीं, भला मैं अपने चैंपियन को डांट सकता हूँ। ये सुनते ही अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी शिवाय की नज़र फिर से उस चाय वाले लड़के पर गई। शिवाय ने अभिमान से कहा, अंडरस्कोर, अभिमान उस लड़की को देख रहे हो जो चाय बेच रहा है। अभिमान ने हामी गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोर, कौन वो भिखारी। शिवाय ने हल्के से गुस्से में कहा, अंडरस्कोर, ऐसे नहीं कहते अभिमान, गंदी बात। अभिमान अपने एटीट्यूड में बोला, अंडरस्कोर, पापा प्लीज मुझे ऐसी गंदी चीजें को मत दिखाया करो। शिवाय बोला, अंडरस्कोर, मैंने कहा ना ऐसे नहीं कहते, उसके पेरेंट्स नहीं है, इसीलिए वो चाय बेच रहा है। अभिमान बोला, अंडरस्कोर, लेकिन मेरी तो माँ बाप की पूरी फौज है, जो मुझे ये मत करो वो मत करो कहती रहती है, तो प्लीज मुझे ऐसे इंसान से इंट्रोड्यूस मत कराओ जो मेरे लेवल का नहीं है, अगर कराना ही है तो ऐसे इंसान से कराओ जिसे मैं टक्कर दे सकूं। शिवाय बोला, अंडरस्कोर, अभिमान तुम अभी बहुत छोटे हो, लेकिन वक्त है ना, जो हर किसी का गुरूर तोड़ देता है, और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा गुरूर ना टूट जाए, और रही बात तुम्हें टक्कर देने की, तो छोटी सी चींटी हाथी को भी टक्कर दे देती है। अभिमान उस लड़के को देखकर बोला, अंडरस्कोर, आप कहना चाहते हो कि वक्त मुझे इससे टक्कर दिलाएगा। शिवाय बोला, अंडरस्कोर, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या पता ये लड़का पढ़ लिख कर कोई बिजनेसमैन बन जाए और तुम्हारा कंपीटिटर भी। शिवाय की बात सुनकर अभिमान थोड़ा हंसकर बोला, अंडरस्कोर, कम ऑन पापा, ऐसा नहीं होगा, ये इंसान मुझे जिंदगी में कभी टक्कर नहीं देगा, कभी भी नहीं। खैर छोड़िए, घर चलते हैं, अभी तो मुझे आप लोगों के कहने पर केक भी कट करना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल बकवास लगता है। मुझे समझ नहीं आता आप लोग केक क्यों कट करवाते हो। अगर खाने का इतना ही मन है तो खुद भी केक कट करके खा सकते हो, लेकिन पूरे दुनिया भर के बच्चों को बुलाकर मेरा केक कट करवाते हो। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अभिमान की बात सुनकर शिवाय ने भी नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोर, पता नहीं तेरा तो क्या होगा। तेरी माँ मुझसे लड़ती है और एक तू है जो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। अभिमान बोला, अंडरस्कोर, पाप अब लेक्चर देना हो गया हो तो घर चले। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही सब मंदिर से बाहर आने लगे। शिवाय ने फिर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोर, हाँ अभिमान चलते हैं, लेकिन अभिमान अब अपना अभिमान थोड़ा कम करो। थोड़ी देर में सब गाड़ियों में बैठ गए। शिवाय की गाड़ी जब उस चाय वाले की आगे से गुजरी तो शिवाय की नज़र फिर से उसे लड़के पर चली गई जिसने अपनी कमर पर अपनी बहन को बांधा हुआ था। शिवाय ने अपना चश्मा अपनी आंखों पर लगाते हुए कहा, अंडरस्कोर, बच्चे तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। थोड़ी देर बाद सब रघुवंशी मैंशन वापस आ गए। अभिमान सोफे पर बैठा हुआ था और उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। देव 9 साल का हो गया था, फिर भी अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलता था। कृष हर्षवर्धन का बेटा, वो बिल्कुल अपने पापा पर था। जब गुस्सा आता था तो बहुत गुस्सा आता था, वरना पूरा टाइम समझदारी की बातें ही करता था। तभी कृष खेलता हुआ हीर के पास गया और बोला, अंडरस्कोर, माँ युग कब आएगा। हीर बोली, अंडरस्कोर, बच्चा फोन तो किया है रूही राजवीर को, पता नहीं कब आएंगे। मुझे तो समझ नहीं आता कि घर के फंक्शन में भी ये लड़की सबसे बाद में आती है। और तभी दृष्टि बोली, अंडरस्कोर, चाची आप जानती तो है राजवीर को,
उसे अपने रेस्टोरेंट का काम भी तो देखना होता है और राजवीर भी नहीं आएगा तो रूही तो आएगी ही नहीं, आने ही वाले होंगे। हीर बोली, अंडरस्को, हाँ हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन जब तक युग नहीं आएगा कृष को चैन नहीं पड़ेगा। CH 365 छोटी गिलहरी। हीर कृष को समझा ही रही थी, तभी मेंशन के मेनन गेट से रूही, राजवीर और युग आते हुए दिखाई दिए। युग जल्दी से भागकर हीर के गले लग गया और बोला, अंडरस्को, बड़ी माँ आपने मेरा फेवरेट केक बनाया है ना। हीर ने बड़े प्यार से युग के माथे को चूमकर कहा, अंडरस्को, हाँ मेरा बच्चा, मैंने अपने युग के लिए युग का फेवरेट केक बनाया है, युग सबके साथ बैठकर खाएगा ना। युग ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद मेंशन में मेहमान आने शुरू हो गए। अभिमान को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर वो ये सब कर रहा था। 7 साल का था अभिमान, लेकिन उसकी समझ 10-12 साल के बच्चे जितनी थी। अभिमान के सामने एक बड़ा सा केक रखा हुआ था, जिसे देखकर अभिमान को गुस्सा आ रहा था। बाकी सब बच्चे उस केक को देखकर एक्साइटेड थे, लेकिन अभिमान, वो उस केक को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। तभी शिवाय ने हर्षवर्धन से कहा, अंडरस्को, चाचू जाइए अभिमान का केक कट करवा दीजिए। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, अरे नहीं शिवाय, ये तो तुम्हारा और आर्या का काम है, मेरा नहीं। शिवाय बोला, अंडरस्को, चाचू आज तक आपने ही सब बच्चों के केक कट करवाए हैं, तो आप और चाची ही मिलकर अभिमान का केक कट करवा दो। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाई। हीर और हर्षवर्धन दोनों ने मिलकर अभिमान के हाथ को पकड़ा ताकि वो केक कट कर दे। तभी रघुवंशी मेंशन में एक आदमी आया, उसके साथ वो चाय वाला बच्चा और उसकी बहन थी। शिवाय ने उस चाय वाले बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय उस बच्चे के पास चला गया। शिवाय पंजों के बल बैठकर उस लड़के को देखकर बोला, अंडरस्को, कैसे हो बेटा। उस लड़के ने शिवाय को पहचान लिया। वो लड़का बोला, अंडरस्को, ये इतना बड़ा घर आपका है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। उस लड़के ने केक की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को, ये केक आपके बेटे के बर्थडे का है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी अपने बर्थडे पर ऐसा ही केक चाहिए। उस लड़के ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, लेकिन इतना पैसा चाहिए कि मैं अपनी छोटी बहन का बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करूं। ये सुनते ही शिवाय तो उस लड़के को हैरानी से देखने लगा। शिवाय को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक 7 साल का लड़का इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि वो इतना अमीर बनना चाहता है कि अपनी छोटी बहन की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। अभिमान अपने पापा और उस लड़के को देख रहा था और कहीं ना कहीं अभिमान को उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। अभिमान को इनसिक्योरिटी हो रही थी कि उसके बर्थडे वाले दिन उसके पापा एक चाय बेचने वाले लड़के से बातें कर रहे थे। अभिमान ने अपना हाथ हर्षवर्धन के हाथ से छुड़वाया और अपने पापा के पास जाकर बोला, अंडरस्को, पापा लेट हो रहा है, चलो केक कट करते हैं। शिवाय को अभिमान का ऐसे खींचना अच्छा नहीं लगा। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, 1 मिनट रुको, चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। अभिमान गुस्से में बोला, अंडरस्को, आपने मुझे दोपहर इससे मिलवा दिया था, ये वही है ना जो चाय बेचता है, मुझे ऐसे 2 कौड़ी के लोगों से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलिए यहाँ से। शिवाय ने गुस्से में अभिमान को देखा तो अभिमान बोला, अंडरस्को, पापा प्लीज ऐसे मत देखो, जैसे मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, अब चलिए। शिवाय को हल्का सा गुस्सा आ गया। शिवाय ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, अंडरस्को, अभिमान तुम सच में दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हो, घर आए मेहमानों को कोई ऐसे कहता है। अभिमान उस लड़के को देखकर बोला, अंडरस्को, ये कोई मेहमान नहीं है, भीख मांगने आया होगा, जब केक काट लूंगा तो थोड़ा सा इसे भी दे दूंगा। ये सुनते ही शिवाय का गुस्सा दुगना हो गया। शिवाय को चाय वाले बच्चे से जितना लगाव था, अभिमान को उस बच्चे से उतनी ही चीड़। आर्या भी वही खड़ी हुई सुन रही थी। आर्या आगे आई और पंजों के पल बैठकर उसने अभिमान की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और एक एक शब्द को चबाते हुए बोली,
अंडरस्को, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और तुम घर में आए मेहमान की बेइज्जती कर रहे हो। किसने सिखाया ये सब? क्या तुम्हारे स्कूल में यही सिखाते हैं? अभिमान बहुत एटीट्यूड में बोला, अंडरस्को, ये सीखने की क्या जरूरत है? ये तो मैं जानता हूँ, जब से ये आया है तब से पापा इसी के गुण गा रहे हैं। बर्थडे मेरा है लेकिन बात इससे कर रहे हैं। इतना कहकर अभिमान ने एक नौकर को देखकर कहा, अंडरस्को, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। वो नौकर अपनी जगह से हिला नहीं, चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि वो तो रघुवंशी मेंशन के रूल्स जानता था। अभिमान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूँ? और तभी पूरी पार्टी में आए हुए लोग अभिमान को देखने लगे। इस वक्त रघुवंशी परिवार अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। अभिमान इतनी तेज चिल्लाया था कि उस लड़के के साथ आई हुई उसकी छोटी बहन रोने लगी। उस लड़की को रोता हुआ देखकर अभिमान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने उस लड़की को आंखें दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, चुप हो जाओ, रो क्यों रही हो? तुम्हें तो मैंने कुछ नहीं कहा। वो लड़की और ज्यादा रोने लगी। आखिर 2 साल की तो थी, उसे कहाँ अभिमान की बातें समझ आती? वो तो ठीक से बोलती भी नहीं थी। अभिमान उस लड़की को देखकर इरिटेट हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथ कान पर रखकर कहा, अंडरस्को, चुप हो जाओ, छोटी गिलहरी इतनी तेज क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें केक दे दूंगा, तुम चुप हो जाओ। लेकिन वो लड़की तो रोए जा रही थी। अभिमान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अभिमान ने उस लड़की की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, अगर चुप नहीं हुई तो तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। ये सुनते ही आर्या ने अभिमान को अपनी तरफ घुमाया और खींचकर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। अभिमान का चेहरा एक साइड हो गया। उसने हैरानी से अपनी मां को देखा तो आर्या गुस्से में बोली, अंडरस्को, दिन पर दिन तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। दिख नहीं रहा वो छोटी सी बच्ची है और तुमने छोटी सी बच्ची को रुला दिया। अभिमान 7 साल का था। नॉर्मल अगर किसी 7 साल के बच्चे को चांटा मारे तो वो लड़का रोने लगता है, लेकिन अभिमान नहीं रोया। उसने गुस्से में वहां रखा बड़ा सा केक गिरा दिया और चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को, आपने मुझे मारा, वो भी इन दोनों भाई बहन की वजह से। आप अपने बेटे पर गुस्सा कर रही है। पूरी फैमिली अभिमान को देख रही थी। कहीं ना कहीं उन्हें आने वाली मुसीबत का अंदेशा भी हो रहा था। अभिमान किसी की बात नहीं मानता था। अभिमान गुस्सा करता हुआ अपने कमरे में चला गया। पूरी फैमिली उसे जाते हुए देख रही थी। रघुवंशी मेंशन में आए हुए मेहमान एक दूसरे के कानों में खुसुर फुसुर करने लगे। हर्षवर्धन को भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस वक्त क्या करे। और तभी शिवाय ने सबको देखकर हाथ जोड़कर कहा, अंडरस्को, आप सब आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज खाना खाकर जाएगा। इतना कहकर शिवाय भी वहां से चला गया। लेकिन आर्या की आंखों में आंसू आ गए। आर्या का इकलौता बेटा दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था और आर्या कुछ कर भी नहीं सकती थी। आर्या ने फिर उस लड़के को देखा जो अपनी बहन को अपने से चिपकाए खड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर आर्या ने मन ही मन कहा, अंडरस्को, काश इस लड़के से मेरा बच्चा कुछ सीख ले, थोड़े से गुण उसके अंदर भी अच्छे आ जाए। थोड़ी देर बाद वो लड़का भी अपनी बहन को लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा एक 1 साल की लड़की गार्डन में बैठी हुई थी और वो बार बार गमला पकड़कर उठने की कोशिश कर रही थी। हैरानी की बात ये थी कि उस लड़की के आसपास कोई नहीं था। उस चाय वाले लड़के ने उस लड़की को देखा तो चिल्ला कर बोला, अंडरस्को, ये लड़की तुम गिर जाओगी। लेकिन 1 साल की लड़की को क्या ही बात समझ आती। वो तो उल्टा उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगी और अपने 2 दांत उसे दिखाने लगी। उस लड़की के 2 दांत देखकर उस चाय वाले लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपनी बहन से कहा, अंडरस्को, तू यही खड़ी रह, मैं इस लड़की को अंदर छोड़कर आता हूँ, नहीं तो इसे चोट लग जाएगी और इसके खरगोश से दांत टूट जाएंगे। उसकी बहन 2 साल की थी, लेकिन इतना समझ गई कि उसका भाई क्या कह रहा है।
उसकी बहन वही खड़ी रही और वो चाय वाला लड़का जल्दी से उस 1 साल की लड़की के पास आया। उसने उस लड़की को गोद में उठा लिया और तेज कदमों से मेंशन के अंदर चला गया। मेंशन के अंदर विराज की नज़र उस लड़के पर गई। विराज उस लड़के के पास आया और उस लड़के ने उस 1 साल की लड़की को विराज की गोद में देते हुए कहा, अंकल ये बाहर गमले के ऊपर चढ़ रही थी, गिर जाती। विराज ने उस लड़की को गोद में लेकर उसे बहुत सारा प्यार किया और उस लड़के को देखकर कहा, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। वो लड़का मुस्कुराकर वहां से भाग गया क्योंकि उसकी बहन बाहर अकेली खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ शिवाय अभिमान के कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन अभिमान ने कमरे का गेट नहीं खोला। शिवाय को डर था कि कहीं अभिमान गुस्से में कुछ करना ले। शिवाय का डर और अभिमान का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। शिवाय तो फिर भी समझता था, लेकिन अभिमान का क्या? वो तो अभी छोटा था, उसे तो पता ही नहीं था कि गुस्सा खुद का ही नुकसान करता है, जैसा कि आज लेखक का कर दिया। अगर वो चैप्टर पूरा देती तो उसे पूरे पैसे मिलते, लेकिन गुस्से में चैप्टर ही नहीं दिया तो अब कम पैसे मिलेंगे। शिवाय ने एक बार फिर गेट खटखटाते हुए कहा, अभिमान टाइगर बच्चा, बाहर आओ। टाइगर हम बैठकर बातें करेंगे, बाहर आओ। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शिवाय ने फिर कहा, टाइगर सुन रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, बाहर आओ। वही अभिमान अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ था। अभिमान के खड़े होने का स्टाइल ही बता रहा था कि चलती फिरती एटीट्यूड की फैक्ट्री है। शिवाय के बहुत ज्यादा खटखटाने पर अभिमान बालकनी से अपने कमरे के गेट तक गया और उसने गेट खोलकर गुस्से में कहा, क्या है पापा? शिवाय ने अभिमान को प्यार से समझाते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। ये सुनते ही अभिमान ने फिर से गेट बंद कर दिया और चिल्लाते हुए बोला, अपने बच्चे को मारना कहीं से भी ठीक नहीं होता, वो भी एक भिखारी बच्चे के लिए। अगर यही सारी बातें करने आए हो तो मुझे नहीं करनी ऐसी बातें, चली जाइए यहाँ से। शिवाय वहाँ से चला गया। शिवाय अपने कमरे में जाता हुआ बोला, बेटा गुस्से में मुंह फुलाकर बैठा है और माँ आंखों में पानी लेकर बैठी होगी, अब उसे जाकर समझाना पड़ेगा। शिवाय जैसे ही अपने कमरे में आया, उसकी नज़र आर्या पर गई, जो सच में आंखों में पानी लिए सोफे पर बैठी हुई थी। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही आर्या ने शिवाय को उंगली दिखाकर कहा, आपका बिगड़ा हुआ है, आपने बिगाड़ दिया। जो थप्पड़ मैंने आज मारा है, अगर पहले से मारा होता तो इतना नहीं बिगड़ता। मैं सच कहती हूँ शिवाय, इसका ये गुस्सा मेंशन में बवंडर लेकर आएगा और उस वक्त ना आप कुछ कर पाएंगे और ना ही मैं। ये तो हमेशा का था। अभिमान जब भी गुस्सा करता, आर्या शिवाय से ही लड़ती थी। अब तो शिवाय को आदत हो गई थी माँ बेटे के बीच पीसने की। पूर्वी पैंथर का घर। पैंथर सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी गोद में एक 6 महीने की बेटी थी। पैंथर अपनी 6 महीने की बेटी को सुलाने की कोशिश कर रहा था और पूर्वी उसकी गोद में 2 साल की बेटी थी, वो भी अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। पैंथर ने तो लगभग अपनी छोटी बेटी को सुला दिया था, लेकिन बड़ी बेटी को सुलाने में पूर्वी को नानी याद आ गई थी। फाइनली दोनों सो गई तो पूर्वी ने उन दोनों को बेड पर लेटा दिया और फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, आज इन दोनों की वजह से हम मेंशन भी नहीं जा पाए, पता है ना अब क्या होगा। अब चाचू कल आएंगे और हम दोनों को अच्छे से सुना कर जाएंगे। मैं तो कह दूंगी कि सब कुछ पैंथर की वजह से हुआ है, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी दूसरा बच्चा करने की। पैंथर ने पूर्वी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बीवी अभी तो मुझे 2 बच्चे और चाहिए। ये सुनते ही पूर्वी ने गुस्से में पैंथर को देखा और बोली, मैं एक बार तुम्हारी बातों में आ चुकी हूँ, अब नहीं आने वाली। मेरा बहुत मन था सबसे मिलने का, लेकिन देखो इन दोनों शैतान लड़कियों की वजह से मैं जा ही नहीं पाई। पैंथर बोला, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कल या परसों हम दोनों चलेंगे, मिल आएंगे उन लोगों से। पूर्वी बोली, पता नहीं ये बड़ी कब होगी,
मैं तो पूरा दिन थक जाती हूँ, तुम तो चले जाते हो ऑफिस और ये दोनों मेरी बैंड बाजा कर रखती हैं। पूर्वी पैंथर बात ही कर रहे थे और तभी पैंथर की छोटी बेटी फिर से उठ गई। पैंथर ने जल्दी से अपनी छोटी बेटी को गोद में लिया और उसे हिलाता हुआ बोला, अंडस्को, बस बस चुप हो जा बच्चा, पापा की गोद में है, मेरी प्रिंसेस तो चुप हो जाएगी, पापा की गोद में है।